पुस्तक वार्ता की 88वीं श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम इस 88वीं श्रृंखला में डॉक्टर निशंक के एक और रचना स्पर्श हिमालय को लेकर के बातचीत करने जा रहे हैं और ये चर्चा स्पर्श हिमालय पुस्तक पर आधारित है। और इस पुस्तक परिचर्चा में आज हमारे साथ जो भी मेहमान जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत करते हैं। अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर जय वर्मा, वरिष्ठ लेखिका हैं एवं निदेशक है नॉटिंघम एशियन आर्ट्स काउंसिल ब्रिटेन से। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। मुख्य वक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं प्रोफेसर पंडरीनाथ शिवदास पाटिल शिवांश, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, गंगा माई स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नंगांव धुले महाराष्ट्र से। और वक्ता के तौर पर जुड़ रही हैं सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर अंशु यादव। उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम की रीढ़ कहिए, इस कार्यक्रम के संरक्षक और पूरे 88 श्रृंखलाओं से जो है लगातार इस पूरे मोर्चे को अपने हाथ में रखते हैं और उनके बगैर ये कार्यक्रम संभव न है। ऐसे डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रायोजक हैं और जो कार्यक्रम के संयोजक हैं उन सभी का भी बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम संयोजक के रूप में डॉक्टर रवि कुमार गोंड, सत्यभान सिंह, और आयोजक के तौर पर स्याही ब्लू बुक्स दिल्ली, और साथ ही साथ प्रायोजक के रूप में हिमालय विरासत ट्रस्ट उत्तराखंड। इन सब के प्रति आभार प्रकट करते हुए और आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी मित्रों का स्वागत करते हुए और कृति और कृतिकार से एक परिचय के लिए मैं आपको लिए चलता हूं डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण जी के पास, जो कि एक संक्षिप्त परिचय कृति और कृतिकार से आपका करवाते हैं। और सभी जुड़े हुए साथियों का स्वागत कर रहा हूं और बिना किसी विलंब के चलते हैं डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण जी के पास। सर, आपका बहुत स्वागत है और आभासी पटल से जुड़े सभी लोगों का और जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत अभिनंदन तुम्हारा। आज 88वीं सीढ़ी पर हम पहुंच चुके हैं और मुझे विश्वास है कि नए वर्ष में 5 मार्च को हम लोग अपनी वार्ता की 100वीं कड़ी पर होंगे। आज हमारी वार्ता में एक ऐसी पुस्तक पर हम विचार करने जा रहे हैं जो अपने आप में अनूठी है। आपने तो केवल स्पर्श हिमालय कहा, लेकिन इसमें स्पर्श हिमालय से ऊपर विश्व प्रेरणा भी लिखा है। विश्व प्रेरणा स्पर्श हिमालय, ये डॉक्टर निशंक की एक ऐसी कृति है कि हम जिस पर गर्व कर सकते हैं। डायमंड बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से पहला संस्करण 2022 में आया और इसमें देवभूमि जिस कारण विश्व का सिरमौर मानी गई, हिमालय, हिमालय जिससे वो पावनी गंगा निकली, उसी हिमालय के विषय में इस पुस्तक में डॉक्टर निशंक ने संभवतः कुछ भी छोड़ा नहीं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से युगों से माना जाता रहा है। 4 धाम की यात्रा, प्रयाग, हमने कहा कि हमारे यहाँ 5 प्रयाग हैं, उन सब की यात्रा के लिए सदियों से यहाँ पर्यटक आते रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने जब 4 पीठों की स्थापना की तो उनमें एक पीठ बद्रीनाथ में स्थापित की गई और ये राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सबसे बड़ा कदम था दार्शनिक शंकराचार्य जी का। आज डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की इस महान कृति कहूंगा मैं, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं और हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में हैं मेरे भारत की बेटी, मेरे भारत की हिंदी की ध्वजा फहराने वाली लंदन में डॉक्टर जय वर्मा, जो वरिष्ठ लेखिका तो हैं ही, नॉटिंघम एशियन आर्ट्स काउंसिल की निदेशक के रूप में लंदन में वो हिंदी की सेवा के लिए निरंतर लगी रहती हैं। हमारी मेरठ जनपद में मवाना की बेटी हैं, मेरी छोटी बहन है, गर्व करता हूं। जया जी, आपका बहुत 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 स्वागत आज।
हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में है प्रोफेसर पंडरीनाथ शिवदास पाटिल, शिवांश, उन्होंने अपना उपनाम लिखा है और आज सार्थक हो रहा है उनका ये नाम। आज हम जिस हिमालय पर बात करने जा रहे हैं वो शंकर का ही तो निवास है, कैलाश, और वहीं से शिवांश हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हैं। गंगा माई पीजी कॉलेज नंदगांव धुले के वो प्रोफेसर हैं। वक्ता के रूप में जुड़ रही हैं डॉक्टर अंशु यादव, हंसराज कॉलेज दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हमारे साथ हैं। आपने देखा अभी संचालक के रूप में मेरे साथ प्रत्येक कड़ी में रहने वाले डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार सुधांशु, मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली में हिंदी के प्रोफेसर हैं। आयोजक के रूप में साई ब्लू बुक्स, सत्यभान सिंह, रवि गौंड, राहुल देव, अंकित मौर्य मेरे साथ होते हैं। और प्रायोजक के रूप में हिमालय विरासत ट्रस्ट उत्तराखंड के डॉक्टर बेचैन कंडियाल और आशना नेगी, जो देहरादून आकाशवाणी केंद्र में उद्घोषिका के रूप में कार्यरत हैं, वो मेरे साथ होते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बहुत परम मित्र डॉक्टर विनोद तनेजा शुरू से जुड़ गए हैं, डॉक्टर मुनमुन शुरू से जुड़ गई हैं, उशीबाला गुप्ता शुरू से जुड़ गई हैं, किरण खन्ना शुरू से जुड़ गई हैं, बेचैन कंडियाल जी जो निरंतर डॉक्टर निशंक के साथ उनके रचना संसार में सक्रिय रहते हैं। आज मेरे मन में आया कि मैं इस पुस्तक के विषय में बहुत अधिक कहूं, इससे पहले आज मैं डॉक्टर बेचैन कंडियाल को 5 मिनट 10 मिनट जो भी वो चाहें अवश्य देना चाहूंगा। डॉक्टर बेचैन कंडियाल इस पुस्तक के विषय में आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। इसके पश्चात मैं अपनी वक्ता अंशु यादव को निमंत्रित करूंगा। आइए डॉक्टर बेचैन कंडियाल। डॉक्टर बेचैन जी। गुरुजी वो वक्ता के बाद बोलेंगे, मुख्य वक्ता के बाद। अंशु यादव आ गई हैं। डॉक्टर अंशु यादव नमस्कार सर, उपस्थित हूँ। बेटे 15 मिनट आप लोग लेंगे, 15 मिनट में अपनी बात कहेंगे और अपने आलेख के रूप में हमें अपना आलेख भेजेंगे, जिसे हम पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके 100वीं श्रृंखला के समय जो कार्यक्रम शताब्दी का करेंगे वहां उस पुस्तक का विमोचन कराएंगे। डॉक्टर अंशु यादव हंसराज कॉलेज दिल्ली में सहायक प्रोफेसर हैं हिंदी की। आओ बेटी, आप शुरू करेंगे स्पर्श हिमालय के विषय में। जी सर, हार्दिक धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को मेरा सादर प्रणाम। सम्माननीय अध्यक्षा महोदय डॉक्टर जया वर्मा, कार्यक्रम संरक्षक आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी, एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर पंडरीनाथ शिवदास पाटिल शिवनाथ जी, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन है। और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रवि कुमार गौंड और सत्यभान सिंह तथा आयोजक स्याही ब्लू बुक्स का सादर आभार प्रकट करती हूँ कि आज उन्होंने इतने महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे इस महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करने का सुअवसर प्रदान किया। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। निशंक जी के रचना संसार की यदि चर्चा की जाए तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है। हिमालय भी उनकी रचनाओं का केंद्र रहा है। प्रकृति, पर्यावरण, परिवेश के संबंध में उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं और उसी कड़ी में स्पर्श हिमालय के रूप में आज एक और अत्यंत उपयोगी पुस्तक हम सब के समक्ष है। इस पुस्तक पर चर्चा करने से पहले, इस पर बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आज के समय में जब हम पर्यावरण की अनेक चिंताओं से ग्रस्त हैं, पारिस्थितिकी संतुलन की चर्चा की जा रही है, तो आज के समय में यदि देखा जाए तो यह पुस्तक अपने आप में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। उपयोगी सिद्ध होने का कारण यही है कि जब हम चारों तरफ से इन चिंताओं से घिरे हुए हैं तो हमें लगता है कि ऐसी कोई पुस्तक, ऐसी कोई कृति हमारे समक्ष हो जिन पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जा सके, जो प्रकृति के संबंध में, हिमालय के संबंध में हमारे बीच, समाज के बीच जागरूकता लाने का प्रयास करें।
इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्पर्श हिमालय समय की आवश्यकताओं को, समय संदर्भों के अनुरूप हमें जिन बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है, हमें जिन विषयों को सबके समक्ष लाने की जरूरत है, और हिमालय के विराट व्यक्तित्व, उसके विराट स्वरूप को, देवतुल्य हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को सबके समक्ष लाने के लिए बहुत जरूरी है इस तरह की पुस्तकें हमारे बीच हो। तो ऐसा लगता है ये पुस्तक जो है इस कमी को पूरा करती है और हिमालय को अपनी समग्रता में देखने के प्रयास को भी यह सार्थक करती है। और समग्रता से देखने की इसी दिशा में पुस्तक जो है वो महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करती है। हिमालय के विराट स्वरूप की चर्चा करते हुए वर्तमान समय में हमें किन संदर्भों को महत्वपूर्ण मानना चाहिए और किन विषयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, पुस्तक की क्या उपयोगिता है, इन तमाम दृष्टियों से पुस्तक जो है वो विचार करती है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो पुस्तक की उपयोगिता स्वतः सिद्ध हो जाती है। वर्तमान समय में इस तरह की पुस्तकें जब हमारे बीच आती हैं तो उनके ऊपर विचार करना, चिंतन करना, उस दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास आज के इस कार्यक्रम में हुआ है, और जो आगे भी हो ये बहुत आवश्यकता है, आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। वास्तव में जब हम इस पुस्तक की चर्चा करते हैं तो निशंक जी ने विश्व प्रेरणा के तहत ही स्पर्श हिमालय के पुस्तक को भी रखा है। उनके अन्य पुस्तकों की कड़ी में ये एक और महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में हमारे बीच है। और इस पुस्तक पर चर्चा करते समय और इस पुस्तक पर विचार करते समय उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की बात की है। लेकिन जब वो आरंभ करते हैं हिमालय में स्वयं को खोजी। संपूर्ण सृष्टि के आधार, संपूर्ण सृष्टि के अवलंबन और संपूर्ण चेतना के आधार के रूप में वो हिमालय को देखते हैं। मनुष्य की संपूर्ण चेतना के आधार के रूप में उन्होंने हिमालय को देखा है और उस हिमालय में स्वयं की खोज की बात की है। और वह स्वयं की खोज हमें हिमालय में नजर आती है जब हम उनके बताए गए उन 21 सूत्रों पर बात करते हैं, उन आधारों पर बात करते हैं जिनकी उन्होंने चर्चा की है कि हिमालय किस तरह से और क्यों महत्वपूर्ण है, उसका महात्म्य क्यों है। और विराट व्यक्तित्व और विराट रूप की जब हम बात करते हैं तो वो किन दृष्टियों पर अवलंबित है और किस रूप में हमारे समक्ष जो है वो आ रहा है। विश्व गुरु की जिस भूमिका की ओर हम आज पूरे विश्व के बीच हैं, उस भूमिका को सार्थक करने की दिशा में हिमालय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी चर्चा वो इस पुस्तक में करते हैं। तो यह पुस्तक भौगोलिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, अनेक दृष्टियों से चिंतन करने पर हम ये पाते हैं कि हर दृष्टि से हिमालय का जो रूप है, एक दिव्य महात्म्य रूप है, उस रूप को पूरी तरह से हम सब के समक्ष रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। अगर पुस्तक के उन महत्वपूर्ण सूत्रों की और उन आधारों की चर्चा की जाए तो वो आधार ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि समग्र रूप में वो पूरे हिमालय का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, उसकी भूमिका को हम सबके सामने स्पष्ट कर देते हैं। कंकर कंकर में बसते शंकर, सारी सृष्टि शिवमय है, सारी सृष्टि शिव का ही रूप है और हिमालय शिवस्थली। वह हिमालय शिवालय ही है जिसकी भूमिका और जिसकी चर्चा की बात हम आज कर रहे हैं। और उस शिव रूप सृष्टि का अभिनंदन और वो हमारे लिए गौरव का विषय है। इसलिए हिमालय की भूमिका अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, यह कंकर कंकर में बसते शंकर के इस आधार स्वरूप में देखी जा सकती है। सारे जगत की, सारी विश्व की किस तरह से दृष्टि हिमालय पर केंद्रित है और सारे शिवमय जगत का रूप इस हिमालय में दृष्टिगोचर होता है, जो हम सबके सामने है और जिसे हम सब देख पा रहे हैं। अपने दूसरे आधार की चर्चा करते हुए उन्होंने शक्ति पीठों की तपस्थली के रूप में इस हिमालय को देखा है। हिमालय के समग्र रूप को उद्घाटित करते हुए उन्होंने जब चर्चा की है तो शक्ति पीठों की तपस्थली यानी कि यह वही स्थान है जहाँ पर शक्ति पीठों
की तपस्थली के रूप में जिसको देखा गया है, हिमालय हमारे देश का भाल है, हमारे लिए गर्व का विषय है। और यही हिमालय जो है वह गंगा का मायका भी है, विभिन्न नदियों का और गंगा का उद्भव स्थान है, गोमती का, गोमुख का उद्भव स्थान है। एक ऐसा स्थान जहाँ से पवित्र गंगा का शुभारंभ हो रहा है और वो पवित्र करती पतित पावनी गंगा की उद्भावना के स्रोत के रूप में भी हमारे समक्ष हिमालय की भूमिका है, हिमालय का महत्व है। यही नहीं, वेदों की भी जब बात की जाए तो वेदों की जननी के रूप में, वेदों के जनक के रूप में हम हिमालय की चर्चा करते हैं। वेदों और उपनिषदों की जब भी चर्चा की जाए तो हमारे ऋषि मुनियों की तपस्थली के रूप में भी यह स्थान जो है हम सब के समक्ष एक ऐसे केंद्र बिंदु के रूप में है जिसकी महत्व से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आयुर्वेद के जन्मदाता के रूप में भी हम हिमालय की भूमिका को देखते हैं। उन महत्वपूर्ण दिव्य औषधियों की भी चर्चा करते हैं जो समाज में, जिनके माध्यम से जिनको उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कि ऐसी औषधियाँ जिनका प्रयोग समाज के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो हिमालय की दृष्टि से देखा जाए, हिमालय के महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद के जन्मदाता के रूप में भी असंख्य और दिव्य औषधियों का स्रोत भी है हिमालय। संजीवनियों का प्रणेता है हिमालय। उन संजीवनी बूटियों का, एक ऐसी औषधियों का जिनका प्रयोग करके और जिनके बारे में अध्ययन विचार करते हुए अगर हम हिमालय के महत्व को देखें तो सबके सामने उद्घाटित होता है। वह योग की यज्ञशाला है, योग की भूमि है। आज पूरे विश्व में भारत का नाम है, पूरा विश्व जो है भारत से योग सीख रहा है। और इसी दिशा में यदि हम हिमालय के संदर्भ में योग की चर्चा करें तो वह योग की भी आदि भूमि है। तो योग की आदि भूमि के साथ ही वह ध्यान की कार्यशाला है, एक ऐसी कार्यशाला जहाँ पर ऋषि मुनियों के तप का स्थल है। वह एक ऐसा स्थल जहाँ ध्यान करके हमारे ऋषि मुनियों ने वह महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और जो समाज में सामने हम सबके समक्ष लेकर आए। इस रूप में ध्यान की कार्यशाला के रूप में इस स्थान का विशेष महत्व है। वह ध्यान की कार्यशाला होते हुए भी ज्ञान की पाठशाला भी है, एक ऐसी ज्ञान की पाठशाला जहाँ पर विभिन्न दृष्टियों से, विभिन्न विचारों के माध्यम से, विभिन्न तरह की जानकारियाँ विभिन्न स्रोतों से हम प्राप्त कर पा रहे हैं। और अध्ययन मनन का, चिंतन का एक ऐसा केंद्र यह बन गया है जिसके महत्व को हम सब देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। साथ ही विज्ञान की प्रयोगशाला के इस आधार का उल्लेख करते हुए भी माननीय निशंक जी उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करते हैं कि पूरे विश्व में जब चर्चा होती है विभिन्न अनुसंधानों की, विभिन्न प्रयोगों की, तो उस दृष्टि से भी हमारे समक्ष सबसे पहले जिसका रूप उभरता है वह हिमालय है। तो वह योग की यज्ञशाला भी है, वह ज्ञान की पाठशाला भी है और वह विज्ञान की प्रयोगशाला भी है। इन समस्त दृष्टियों से वो इस समस्त दृष्टियों से वो हिमालय के महत्व को हम सबके सामने लेकर आते हैं। साथ ही वह सौंदर्य का संगीत है। अनुपम सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए और उस हिमालय की आभा को यदि उद्घाटित किया जाए तो उन दृष्टियों से भी हिमालय के अनुपम सौंदर्य को ये पुस्तक उद्घाटित करती है। इस दिशा से, इस रूप में, इस तरह वह सौंदर्य के संगीत को भी हम सबके समक्ष लेकर आती है और इस दृष्टि से भी इस पुस्तक की उपयोगिता स्वतः सिद्ध होती है। समृद्ध धरोहर संजोता हिमालय, विभिन्न दृष्टियों से आप देखेंगे कि किस तरह से हमारी समृद्ध संस्कृति का, हमारे तप का, हमारे योग का और विभिन्न दृष्टियों से हमारे समस्त समृद्धि का एक तरह से धरोहर के रूप में उसको संजोता है हिमालय। इस दृष्टि से हिमालय की भूमिका को भी आदरणीय निशंक जी उद्घाटित करते हैं। और संस्कृति के संवाहक के रूप में स्पर्श हिमालय, संस्कृति के संवाहक के रूप में हिमालय की क्या भूमिका रही है, हिमालय ने कैसे संस्कृति का संवहन किया है और कैसे वहीं से संस्कृतियों की उद्भव का जो आरंभ हुआ, उस दृष्टि से वो कुछ अनेक
अनेक तार्किक प्रमाणों के आधार पर चर्चा करते हैं, अनेक तथ्य जो है वो इस संदर्भ में हम सबके समक्ष लेकर आते हैं और समर्पण की भूमि के रूप में भी वो हिमालय की चर्चा करते हैं। तो हिमालय के विराट विस्तृत व्यापक रूप को, देवतुल्य इस भूमि के महत्व को वो इन सभी आधारों पर उल्लेखित करते हैं। साथ ही सृजन की धरती, एक ऐसा स्थान जहां हमारी सृजनात्मकता को, हमारी रचनात्मकता को नवीन प्रेरणाएं प्राप्त हुई हैं, जहां पर हमें नवीन चिंतन के बिंदु प्राप्त हुए हैं, उन सब का उल्लेख भी यह पुस्तक करती है। समागम के महाकुंभ के रूप में उन्होंने हिमालय को देखा है। समागम के इस महाकुंभ की अभिव्यक्ति भी स्पर्श हिमालय में जिस रूप में हुई है वह अपने आप में अतुलनीय है। शिल्प का अद्भुत संसार है, आस्था की पराकाष्ठा है और अध्यात्म की अलौकिकता है। निसंदेह पुस्तक शिल्प के अद्भुत संसार के रूप में उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करती है जिन्होंने इस रूप में हिमालय के रूप को अभिव्यक्त किया, उनकी विशेषताओं को, उसके सौंदर्य को, उसके रूप को उद्घाटित किया। तो शिल्प की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से हिमालय जो है किस तरह से हमारे देश का और पूरे विश्व में अपना स्थान बनाए हुए है, उन सब का महत्व जो है ये पुस्तक उद्घाटित करती है। आस्था का पर्व, आस्था की पराकाष्ठा जो है इस हिमालय के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। हिमालय का दिव्य रूप, हिमालय का दिव्य रूप हमारी आस्था में प्रकट होता है, अध्यात्म की अलौकिकता की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। अध्यात्म की बात की जाए, भारत भूमि पर अध्यात्म के महत्व की बात की जाए तो वहाँ के शुभारंभ के रूप में उस तपस्थली को, हिमालय के उस क्षेत्र को, उस रूप को देखा जा सकता है। वह अपने आप में विशिष्ट है और अतुलनीय है। यही नहीं, वो कुछ और आधारों का उल्लेख भी करते हैं जिसमें रहस्य की दुनिया है। आज तक जितने रहस्यों का उद्घाटन हुआ, उन सभी रहस्यों को जानने की प्रक्रिया में ऐसे अनगिनत रहस्य भी अभी भी मौजूद हैं जिनका हम उत्तर नहीं जान पाए हैं। तो रहस्यों की दृष्टि से भी देखा जाए तो वो इस रूप में भी हिमालय को रखते हैं कि अनगिनत प्रश्नों का हल हमें आज तक नहीं मिल पाया है। तो एक तरह से रहस्यों की भी खान है हिमालय हमारे सामने। और रोमांच का कौतूहल के विभिन्न दृष्टियों से देखा जाए, पर्यटन की दृष्टि से, यात्रा की दृष्टि से, हिमालय की भूमिका को यदि देखा जाए और उस परिवेश को, उस प्रकृति के सौंदर्य को, उस पर्यावरण को यदि हम देखते हैं तो वहाँ हिमालय की इस भूमिका और महत्व से भी हम सब परिचित होते हैं। तो विभिन्न आधारों पर जब इस पुस्तक में हिमालय के एक अलौकिक रूप की चर्चा ये जब पुस्तक करती है तो उसके समग्र और समावेशी रूप को हम सबके समक्ष उद्घाटित करती है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू जो पुस्तक का मुझे सबसे अधिक आकर्षित करता है और नजर आता है कि शोध की दृष्टि से देखा जाए तो पुस्तक हिमालय के समग्र रूप को हमारे सामने रखती है। यदि अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न पहलुओं को हमारे समक्ष रखती है और इसके साथ साथ समाज से जुड़ाव की दृष्टि से, समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक अंतिम रूप से पुस्तक जो एक दृष्टि पत्र हम सबके समक्ष रखती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इस रूप में है कि आज पर्यावरण की चिंता केवल चिंता के रूप में नहीं अभिव्यक्त की जा सकती। इस संदर्भ में हमें सार्थक प्रयासों को करने की जरूरत है। इस दिशा में नई शुरुआत हमें करने की जरूरत है कि जो पहले से प्रयास किए जाते रहे हैं हिमालय क्षेत्र के, जो वहां पर रहने वाले वहां के वास करने वाले व्यक्ति, हिमालय के लोग हैं, वो तो अपने तमाम प्रयासों के माध्यम से हिमालय के रूप को, हिमालय के उस दिव्यात्म रूप को संरक्षित रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सब की भी भूमिका है, हम सब भी समाज में हिमालय के प्रति, उसके संरक्षण के प्रति और प्रकृति के प्रति अपनी जवाबदेही को भी सबके सामने लेकर आए और इसके लिए हम समाज में जागरूकता लाने का कार्य भी करें। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो
पुस्तक जो है हिमालय के संपूर्ण दिव्यात्मय रूप को साकार करती हुई उसके प्रति हम सब की क्या प्रतिबद्धता, हमारी क्या जवाबदेही होनी चाहिए, उन सब बिंदुओं पर भी महत्वपूर्ण चर्चा करती है। इसलिए यदि संपूर्ण पुस्तक के रूपाकार को देखा जाए, कथ्य को देखा जाए और स्वयं को खोजने के जिस प्रयास के साथ पुस्तक का शुभारंभ होता है, तो इन तमाम दृष्टियों से पुस्तक जो है समय के अनुरूप अपनी उपादेयता सिद्ध करती है। और आज की आवश्यकता के अनुरूप इस पुस्तक ने जिस तरह से हिमालय के समग्र रूप को हम सबके समक्ष रखा है, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस रूप में इस पुस्तक को बिंदुओं पर चर्चा हम सबके लिए उपयोगी होगी। तुम बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया कहा तुमने, बहुत सुंदर कहा अंशु। मैं बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आलेख तैयार कर लीजिए अपना, मुझे आलेख दे दीजिएगा। आप अच्छा कहा है कि डॉक्टर निशंक की सारी रचनाओं का केंद्र हिमालय रहा है और इसमें हिमालय के विराट स्वरूप का परिचय इस पुस्तक में हमें मिलता है। बहुत सुंदर सागर में सागर भरा है तुमने। अब मैं केवल डॉक्टर निशंक पुस्तक से उनकी भूमिका के कुछ शब्द आपको देना चाहता हूँ। निशंक लिखते हैं, मनुष्य स्वभावतः जिज्ञासु है, खोजी है, पर हिमालय हमें स्वयं को खोजने के लिए भी प्रेरित करता है। ये जो उनका सूत्र वाक्य है, वो सूत्र वाक्य इस रचना में स्वयं में प्रतिभासित हो रहा है। स्वयं को खोजा है डॉक्टर निशंक ने इस कृति के सृजन में। हिमालय भारत का प्राण है, हिमालय विश्व गुरु बनाने वाली वो शक्ति है जिसने भारत को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित किया है। और अब मैं निमंत्रित कर रहा हूं अपने मुख्य वक्ता प्रोफेसर पंडरीनाथ शिवदास पाटिल को, और चाहूंगा कि पाटिल जी 15 मिनट में आप अपनी बात हम लोगों से करेंगे। जी बिल्कुल सर। जी जी प्रणाम सभी मंच को मेरा प्रणाम, सभी वक्ताओं को, सुधीजनों को मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता जो कर रही है सम्मानीय जयराम जी, योगेंद्रनाथ जी, डॉक्टर रवि कुमार गोंड जी, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया, और अभी मेरे पूर्व जिन्होंने अपना व्याख्यान दिया वो डॉक्टर अंशु जी, और सभी सम्मानीय विद्वान जनों। मित्रों, जब ये पुस्तक मेरे हाथ लगी और मैं जब इसको पढ़ना जब मैंने आरंभ किया, तो मैंने इस बात को समझा कि ये स्पर्श गंगा की तर्ज पर लिखी हुई स्पर्श हिमालय रचना है। और फिर 21 बिंदुओं के सहारे, जैसे अंशु जी ने भी कहा कि ये लिखी गई ये रचना है, मगर जब मैं इसकी मंगल कामना और निशंक जी द्वारा लिखा गया जो भूमिका है भारत का भाल, इसे जब मैं पढ़ रहा था, एकाएक मुझे याद आई प्रसाद की वो पंक्तियां जो कामायनी के प्रारंभ में वो लिखते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एकदम से खड़ा हुआ वो पूरा कामायनी का दृश्य और लगा कि हिमालय ही वो स्थली है जहां से मनुष्य का उद्भव हुआ, जहां से मनुष्य की निर्मिति हुई। जैसे हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति में हम मानते हैं कि मनु ये प्रथम पुरुष है, और वो मनु जो है वो वही हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा है, और वहां वो उसके आंसुओं से वो अपने उस प्रलय में अपने आंसुओं को छोड़ रहा है, और फिर नए जीने की आशा लेकर खड़ा होता है, फिर श्रद्धा के साथ बढ़कर वो मानव की निर्मिति करता है। मुझे जब ये पढ़ रहा था, अगर ये कोई पाठक, एक सामान्य पाठक इसको पढ़ता है तो बस इसको पढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक सुधी पाठक या जिसे शोध की थोड़ी सी भी मंशा है, या जिसकी प्रवृत्ति शोध की हो, उस व्यक्ति को हर एक शब्द जो है वो झकझोरता है। मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल सत्यता से कह रहा हूं कि हर शब्द जो है वो मुझे झकझोर रहा था। इसका मूल कारण यह था कि जब भूमिका में निशंक जी कहते हैं कि आज फिर जरूरत है हिमालय के महात्मा को जानने की, समझने की, उसका अनुकरण कर उसमें खुद को खोजने की। मेरे लिए ये जो शब्द है खुद को खोजने की, ये बहुत महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि देखिए हम जब भी किसी भी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में किसी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं,
खड़े होने के बाद हम हाथ जोड़कर अपनी आंखें लगा लेते हैं, और वो आंखें मुझे पता नहीं चलता कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो आंखें क्यों लगा लेते हैं मूर्ति के सामने खड़े होकर। हम मूर्ति के सामने खड़े होकर आंखें इसलिए लगा लेते हैं कि जो मूर्त हमारे सामने खड़ी है, क्या वो मूर्त मेरे हृदय में है? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हम खोजते हैं। इसीलिए नमस्कार ये बहुत बड़ी देन है हमें हमारे पूर्वजों द्वारा, और वो जो सारी देन है, ये देन हम हिमालय से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय ही तो वो है जहां से हमारी मानव सभ्यता का विकास हुआ, हमारी मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ। हमारे वेद, उपनिषद, आरण्य के, ब्राह्मण के, ये सारी जो चीजें निकली, ये कहां से निकली? हमारा आयुर्वेद कहां से आया? हमने जो यज्ञ याग, जो भी ध्यान धारणा जो भी सीखा, ये कहां से आया? ये सब कुछ तो हमने हिमालय से लिया है। आज में हमारे असंख्य ऋषि मुनि जो है वो वहां उन पहाड़ों में, गिरी गुफाओं में जाकर ध्यान धारणा कर रहे हैं। वो कंकर कंकर में शंकर को ढूंढ रहे हैं। तो हम आम आदमी जो हम हिमालय से दूर रहते हैं, तो हम हिमालय में जाकर क्यों इसको ना खोजे? मुझे लगता है कि निशंक जी साधुवाद के लिए इसलिए पात्र है, हालांकि वो ऋषितुल्य ही मैं उन्हें मानता हूं, कि उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बैठकर आप इतने सारे ग्रंथ लिखना, 80 से अधिक ग्रंथ लिखना कोई आम चीज नहीं है। यहाँ 80 वाक्य अगर बोलने हो तो 80 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कितना बड़ा ज्ञान का वो भंडार जो है वो निशंक जी में है, और इतनी छोटी छोटी चीजों को वो लिख रहे हैं, लेकिन वो चीजें दिलों में झंकृत करती है, मनुष्य को झंकृत करती है। और मुझे लगता है कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि ये भारतीय मानस को झंकृत करने वाली यह कृति है। मैं तो अक्षरशः झंकृत हुआ हूं। जब मैं उन 21 सूत्रों को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि इन 21 सूत्रों पर अगर बात करनी है तो कम से कम 21 घंटे लगेंगे, कम से कम 21 घंटे से कम में आप इन 21 सूत्रों की चर्चा कर ही नहीं सकते। जबकि मुझे 15 मिनट दिए गए, मैं 15 मिनट में अधिक से अधिक एक या दो ही सूत्रों की चर्चा कर पाऊंगा। इसलिए मैंने चुना है दो सूत्रों को। एक सूत्र है कंकर कंकर में शंकर। तो देखिए, जबकि यद्यपि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और मैं मराठी का विद्यार्थी हूँ, हालांकि हिंदी मेरी रोजी रोटी की भाषा है, तो जैसे मैं कंकर कंकर में शंकर की जब ये ध्वनि सुनी, जब मैंने पढ़ी, जब वैसे मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हो गए, उनका नाम था संत तुकाराम। संत तुकाराम कहते हैं, मराठी में वो कहते हैं, अनु रेणु हुन तोकडा तुका आकाशा एवढा। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जो है या ईश्वर जो है वो अनु रेणु से भी छोटा है और वो आकाश से भी बड़ा है। तो ये जो किसी को सीमा में आप नहीं बांध सकते, वो शंकर है। शंकर क्या है? अगर हमने हमारे पुराणों में देखे तो शंकर जी को हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर जैसे त्रियों में मानते हैं, और त्रियों में भी शंकर जी को हम संहारक के रूप में मानते हैं। यद्यपि अगर कई अध्ययन किया जाए, कई पुराणों को दाखिला अगर दिया जाए जैसे शिव पुराण आदि में, तो हमें दिखाई देगा कि शंकर जो है वो आदि ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, और उन्हीं के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ऐसे शंकर जो है वो हिमालय में जाकर बैठे हैं। हिमालय यदि हमने उसका ठीक ठीक अध्ययन किया तो आपको यह बात समझ में आएगी कि हिमालय ही शंकर है, क्योंकि जो नाग उनके गले में है, उनकी जो जटा है, जहां से गंगा निकल रही है, वहां पे आज उनके केशों में जो आदत चंद्र जो है वो है, और वो उन्होंने बाघ या शेर की खाल जो है वो पहनी हुई है। ये सारी चीजें जो है ये निसर्ग का प्रतीक है। शंकर कोई एक विशिष्ट ऐसा देव जो है या ईश्वर है, ऐसा मुझे नहीं लगता। शंकर जो है ये प्रकृति का एक महाकाय ऐसा स्वरूप है, और उस स्वरूप को समझने के लिए हमें उस स्वरूप तक पहुंचना होगा। जैसे हमें अपने आप को देखने के लिए आईना देखने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से हमारे अंतर्मन को खोजने के लिए हमें हिमालय जैसे या शिव तत्व के जैसे शंकर तत्व की हमें जरूरत है। और उसकी ओर प्रकाश डालने की या उंगली निर्देश जो है वो स्पष्टतः जो है निशंक जी ने किया।
एक एक सूत्र को जब मैं पढ़ रहा था तो बिल्कुल आलोकित हो रहा था। जब मैं गया अलौकिक अध्यात्म की अलौकिकता, तो यहां जाकर हम देखते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि हमारे सनातन समाज में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई संत ही नहीं हुआ जिसने हिमालय का दौरा ना किया हो। ऐसा कोई ऋषि नहीं हुआ जिसने हिमालय को ना समझा हो। ऐसा कोई लेखक भी नहीं अच्छा हो सकता जो हिमालय को ना देखे। हिमालय हमारे देश का केंद्र बिंदु है, केवल आध्यात्म का केंद्र बिंदु नहीं है। ये विचार का केंद्र बिंदु है, ये ज्ञान का केंद्र बिंदु है, ये मानव धर्म का केंद्र बिंदु है, ये हमारे समाज मन को जागरूक करने वाला केंद्र बिंदु है। ये हमारे मानवता के विकास के लिए विश्व में निर्माण हुआ वो केंद्र बिंदु है जो मनुष्य को अपने विकास की ओर ले जाएगा, मनुष्य को मानवता की उच्चतम श्रेणी तक ले जाएगा, मनुष्य को अध्यात्म की उच्चतम या अंतिम जो छोर है, जैसे मोक्ष जिसे हम कहते हैं, मोक्ष की ओर ले जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों जो हमारे पुरुषार्थ है, इन चारों पुरुषार्थों का अगर हमें ध्यान करना होगा, इन चारों पुरुषार्थों का अगर हमें अनुसरण करना होगा या उसका साक्षात्कार जिसे करना है, उसे हिमालय जाना होगा। जब जब मैं कई बार, मतलब धूप काल में मार्च और मई में मैं वही, मार्च से मई में मैं वही होता हूँ। इसका कारण ये है कि वहां बैठने पर जब आप ध्यान करते हो तो आपको लगता है कि मेरे अंदर से कुछ अलग प्रकाश जो है वो प्रकाशमान हो रहा है। निश्चित ही रमेश पोखरियाल जी, निशंक जी ने इसकी अनुभूति की है। बिना अनुभूति के कोई व्यक्ति इस तरह का ग्रंथ नहीं लिख सकता। सामान्य पाठक को भले ही वो अत्यंत सामान्य ऐसा ग्रंथ लगता हो, लेकिन एक एक शोधकर्ता के रूप में मुझे लगता है कि ये जो पुस्तक है, ये केवल पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है, ये महाकाव्यात्मक ग्रंथ है जो अपने छोटे छोटे शब्दों से, छोटे छोटे वाक्यों से बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता रहा है। जैसे कंकर कंकर कहते ही आपको ज्ञानेश्वर याद आने चाहिए, कंकर में शंकर कहते ही आपको शंकराचार्य याद आने चाहिए, आपको तुकाराम याद आने चाहिए, आपको नरसिंह मेहता याद आने चाहिए, आपको सूर, तुलसी, ये सारे जो है, ये संत और उनकी जो पदे है, उनके पदों में उन्होंने इन बातों का जो उल्लेख किया है वो हमें याद आना चाहिए। तभी हम इस पुस्तक को न्याय दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस पुस्तक को समझने के लिए हमें हमारे संपूर्ण भारत को समझना होगा, हमारे अध्यात्म को समझना होना, हमारे दर्शन को समझना होगा, और वो सारा जो दर्शन जो है वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर निशंक जी ने की है ना। ऐसे ऋषितुल्य, ऐसे निशंक जी के व्यक्तित्व के विषय में, उनके पुस्तक के विषय में चर्चा करने का मुझे सुअवसर आपके इस मंच ने दिया। मैं आपके मंच का हमेशा आभारी रहूंगा। आपने मुझे जो समय दिया, उस समय अनुरूप मैं अपनी बात को समेटता हूं और यहाँ पे रुकता हूं। धन्यवाद। प्रोफेसर पंढरीनाथ जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने तो बहुत बड़ी बात बहुत संक्षेप में हम लोगों के सामने रखी, और आपने जो कहा कि ये महाकाव्यात्मक ग्रंथ है, ये ग्रंथ केवल पुस्तक नहीं कह सकते, ये महाकाव्यात्मक गद्य में ग्रंथ है। और ये ऐसा शोध है जिसने निशंक जी के साथ साथ हम सबको भी अपने आप को खोजने की एक प्रेरणा दी है। आपने बहुत बढ़िया किया कि डॉक्टर निशंक आत्म तत्व की खोज के लिए ये प्रेरित कर रही है। और अब मैं 5 मिनट के लिए अपना समय दे रहा हूं डॉक्टर बेचैन कंडियाल जी को, जो निरंतर डॉक्टर शंक के साथ रहते हैं, उनके मन को जानते हैं, उनके लेखन को जानते हैं, उनके चिंतन को जानते हैं। मैं विशेष रूप से अपना समय दे रहा हूं डॉक्टर बेचैन कंडियाल जी को। बेचैन कंडियाल जी। मैं सबसे पहले तो परम श्रद्धेय गुरु जी को चरण स्पर्श करता हूं, जिनके आशीर्वाद से डॉक्टर निशंक का रचना संसार ये आज 88वीं कड़ी पूर्ण करने जा रहा है, और जिनके मार्ग निर्देशन में, जिनके संरक्षण में इस कार्यक्रम के लिए एक ही साहित्यकार के साहित्य पर विश्व की सबसे बड़ी साहित्यिक चर्चा के लिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का नाम 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड
में उनका नाम, जब ये कार्यक्रम 50 कड़ी पूर्ण कर चुका था तो उनका नाम दर्ज हुआ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। और जब ये कार्यक्रम 75 कड़ी पूर्ण किया तो उनका नाम पुनः हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। मैं आभारी हूं आप सब लोगों का जो नियमित इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं और जो नियमित लाइव जुड़ नहीं पाते वे बाद में यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को देखते हैं। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से और आपकी शुभकामनाओं से ये और भी बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है जब हम 100 कड़ी पूर्ण करेंगे। इस कार्यक्रम में जुड़े आज के वक्ता डॉक्टर अंशु यादव जी और प्रोफेसर शिवांश जी, और दूर विदेश से, ब्रिटेन से हमारे बीच जुड़ी परम श्रद्धेया विदुषी और अत्यंत वरिष्ठ लेखिका साहित्यकार डॉक्टर जया वर्मा जी, मैं आपका सब लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और खासकर आपका कि न जाने इस समय आपके ब्रिटेन में कौन सा समय होगा, मुझे मालूम नहीं है। हमारे भारत में 4:45 बजने जा रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा विस्तार में पुस्तक के नहीं जाऊंगा। एक दो चीजें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरुजी ने कहा था कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मुझे डॉक्टर निशंक जी के सानिध्य में उनकी सेवा करने का करीब 34-35 वर्ष से उनके सानिध्य में हूं। तो उनकी एक एक चीज को, उनकी मनोभावनाओं को, उनके विचार को, उनके आचार को, उनकी संवेदनाओं को बहुत नजदीक से मुझे परखने का अवसर मिला है। ये जो पुस्तक है स्पर्श हिमालय, तो धरती का स्वर्ग उत्तराखंड नाम से डॉक्टर निशंक की एक सीरीज है, श्रृंखला है पुस्तकों की। और स्पर्श हिमालय उस सीरीज का, यानी कि धरती का स्वर्ग उत्तराखंड सीरीज की 5वीं पुस्तक है। इसकी पहली पुस्तक स्पर्श गंगा थी, नहीं क्षमा करें, इसकी पहली पुस्तक नंदा देवी राजजात थी। ये सब बातें मैं इसलिए उद्धृत करना चाह रहा हूं कि हिमालय और गंगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और हिमालय पे उनका अथाह अध्ययन, मनन, चिंतन और लेखन भी है। तो ये जो धरती का स्वर्ग उत्तराखंड सीरीज है, इसमें सभी हिमालय से रिलेटेड उनका चिंतन है। तो पहली जो पुस्तक है नंदा देवी राजजात, ये हिमालय के दूरस्थ क्षेत्र में लगने वाला, प्रत्येक 12 वर्ष में लगने वाला एक अद्भुत मेला है जो कि गुमनाम था। और डॉक्टर निशंक जी ने इस पर एक पुस्तक लिखी, हिमालय का महाकुंभ नंदा देवी राजजात। तो उसके पश्चात ये मेला बहुत प्रचलन में आया और जब वो उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्री रहे तो उस दौरान उन्होंने इस मेले की इतनी ब्रांडिंग की कि स्थानीय स्तर पर लगने वाला ये मेला आज विश्व की सबसे लंबी यात्रा के रूप में माना जाता है। 45 दिन का की ये यात्रा होती हिमालय की। उसमें अनेक पड़ाव हैं, 14 या 17 पड़ाव है, मैं बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूं। तो इसको पहली पुस्तक उनकी सीरीज की ये थी। दूसरी पुस्तक थी स्पर्श गंगा। स्पर्श गंगा में हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियों और जलधाराओं को उन्होंने इसमें विस्तृत रूप से उनका वर्णन किया, उनका महात्म्य का वर्णन किया, उनके उद्गार का वर्णन किया। और तीसरी सीरीज की जो पुस्तक थी वो थी हिमालय का अलौकिक सौंदर्य। तो इस पुस्तक में उनके द्वारा हिमालयी क्षेत्र में, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में जितने भी स्थान हैं, जितने भी सुंदर स्थान हैं, उनका वर्णन किया गया है। और चौथी सीरीज की जो पुस्तक थी वो थी आध्यात्म एवं आस्था, आस्था एवं आध्यात्म। तो हिमालयी क्षेत्र के जितने भी मंदिर, मस्जिद, मठ, क्षमा करें मस्जिद नहीं, मंदिर वगैरह और जो जाने अनजाने स्थल हैं, उन सब को इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से उनका विवरण उन्होंने दिया है। और 5वीं पुस्तक के रूप में ये स्पर्श हिमालय आप सबके समक्ष आज आलोचना के लिए आई है। डॉक्टर निशंक जी का जन्म ठेठ हिमालय के एक बहुत दूरस्थ गांव में हुआ और मुझे उस गांव में एक नहीं कई बार डॉक्टर साहब के साथ जाने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है।
तो जब घर का दरवाजा खोलते हैं तो सामने एकदम सा हिमालय की एक बहुत बड़ी रेंज दिखती। तो डॉक्टर निशंक बचपन से ही उनके साहित्य में कई बार ये चीजें आई हैं कि मैं जब सुबह प्रातः उठता हूं तो सबसे पहले चमकता हुआ हिमालय सामने दिखता है। और हिमालय की इसी प्रेरणा ने उनको हिमालय के प्रति लेखन के लिए, गंगा के प्रति लेखन के लिए प्रेरित भी किया। आज निशंक जी का जितना साहित्य है उसमें मेरे से पूर्व डॉक्टर अंशु जी ने कहा कि निशंक जी का लेखन का केंद्र हिमालय ही है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनके लेखन में चाहे कहानी हो, कविताएं हो, उपन्यास हो या जो भी हो, उन सब में कहीं ना कहीं हिमालय दिखता है। हिमालय और हिमालय में आने वाले अनेकों विभूतियों के बारे में भी उन्होंने गहन शोध और अध्ययन किया है और उस पर अपना लेखन किया है। उनकी एक पुस्तक हिमालय में स्वामी विवेकानंद है। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने हिमालय की एक नहीं बल्कि 5-5 बार यात्राएं की हैं और इन यात्राओं का बहुत ही अच्छी तरह से विवरण डॉक्टर निशंक जी ने अपनी इस पुस्तक में दिया है, हिमालय में विवेकानंद में, जो कि भारतीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित हुई है। हिमालय पर ही उनकी दूसरी पुस्तक है, हिमालय में गीतांजलि और टैगोर। ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जब हिमालय में रहे तो वहां उन्होंने गीतांजलि की रचना प्रारंभ की थी और बहुत कम लोग ये जानते हैं। इस पर भी डॉक्टर साहब ने अपना बहुत अच्छा लेखन किया है। यह पुस्तक डायमंड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। तीसरा उनका है ग्लेशियर। ग्लेशियर पर उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। यह पुस्तक भी भारतीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित हुई है। एक और पुस्तक उनकी है, मैं गंगा बोल रही हूं। वे गंगा के बहुत परम भक्त हैं और गंगा पर उन्होंने पर्याप्त लेखन किया है और गंगा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उन्होंने स्पर्श गंगा अभियान तब शुरू किया था 2010 में, जो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक महाअभियान लिया था स्पर्श गंगा नाम से, कि गंगा नदी और उनकी सहायक जलधाराओं की स्वच्छता, संरक्षण और संवर्धन के लिए। तो आज ये अभियान विश्व के करीब 16-17 देशों में संचालित हो रहा है। गंगा पर ही उनकी एक खंड काव्य है, मैं गंगा बोल रही हूं। गंगा पर ही उनका एक और ग्रंथ है, विश्व धरोहर गंगा। और डॉक्टर साहब की कविताओं में, कहानियों में, उपन्यासों में लगातार हिमालय का तो वर्णन होता ही है। उनकी एक काव्य कृति है, प्रकृति की गोद में मां की पाठशाला। तो ये कविताएं तमाम हिमालय और हिमालयी सौंदर्य पे, हिमालय की विशेषताओं पर केंद्रित हैं। दूसरा इनकी काव्य कृति है हिमालय की गोद में प्रकृति का स्पर्श। तो हिमालय और प्रकृति पर उनका जो लेखन है वो अत्यधिक है। केवल लेखन ही नहीं, राजनीतिक चिंतन भी उन्होंने हिमालय के बारे में किया है। संसद में जितना उन्होंने हिमालय, हिमालयी राज्यों और हिमालयी राज्यों के निवासियों के प्रति कहा है, जितना उनकी समस्याओं के बारे में बोला है, जितना उनके दर्शन के बारे में बोला है, जितनी उनकी जीवन शैली के बारे में बोला है, जो उनकी कठिनाइयों के बारे में बोला है, तो वो एक डॉक्यूमेंट हो गया है। और जब वो संसद में हिमालय के बारे में बोलते हैं, जब उनको यदा कदा अपना वक्तव्य देना होता है, गुरुजी हाथ जोड़ रहे हैं, मैं समझ गया मुझे एंड करना है, मैं तुरंत अपनी बात को समाप्त करना चाह रहा हूं। तो संसद में जब जब वो बोलते हैं तो हिमालय पे जरूर ही उनके वक्तव्य में कुछ ना कुछ होता है। और आपको ताजुब होगा कि उनको संसद में उनके सांसद साथीगण जब ये उठते हैं तो बोलते हैं कि हिमालय उठ गया। तो इनको संसद में भी हिमालय बोला जाता है। और एक और स्मरणीय चीज मैं आपको कहूं कि अभी ये जो स्पर्श हिमालय है, स्पर्श हिमालय नाम से भी डॉक्टर साहब ने एक अभियान चलाया है। इसको धीरे धीरे विस्तार मिल रहा है और हिमालय की गोदी में ही हिमालय का लेखक गांव का निर्माण भी स्पर्श हिमालय अभियान के तहत किया जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया के तमाम उन साहित्यकारों को रुकने का अवसर मिलेगा ताकि वो अपना चिंतन कर सकें, वहां पे मनन कर सकें, लेखन कर सकें। तो मैं बहुत धन्यवाद के साथ
अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय गुरु जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने तमाम साथियों को जो इस रचना संसार से जुड़े हैं, डॉक्टर अनिरुद्ध जी का, डॉक्टर रवि गोंड जी का, सत्यवान जी का, डॉक्टर राहुल जी का, हिमालय विरासत न्यास की अध्यक्षा आसना जी का, और इस कार्यक्रम को ऑनलाइन करने वाले लेकिन पर्दे पे ना आने वाले अपने साथी अंकित मौर्य जी का मैं बहुत बहुत स्मरण करता हूं, आभार करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर बेचैन कंडियाल। सचमुच आपने आज डॉक्टर निशंक की सारी साधना को हम सबके सामने रखा है, और डॉक्टर जया जी की मिनट मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा। आज मैं इस कार्यक्रम को 5 मिनट आगे बढ़ाऊंगा। और अब मैं निमंत्रित कर रहा हूं अपनी छोटी बहन विदुषी और लंदन में हिंदी की ध्वजा फहराने वाली डॉक्टर जय वर्मा। आए डॉक्टर जय वर्मा। डॉक्टर जय वर्मा। नमस्कार। हाँ। मैं सब आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, कार्डियाल जी को देख करके, क्योंकि और आपको, क्योंकि आप